जरूर, डायबिटीज के, थायराइड के। कि वो पैरालाइज भी थे, बीपी शुगर के भी जी पेशेंट थे। तो जब जी आपके पास वो पहली बार एडमिट, पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, एमबीबीएस फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेंबर एट टेलीमेडिसिन एनएमओ बिहार, telemedicine physician at Cure and Compassion Clinic, and is on a startup Family Care Clinic. तो आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक मिश्रा हैं जो कि एमबीबीएस फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि जो थर्ड वेव आने वाला है, क्या इससे क्या परेशानियां होंगी और क्या इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और जो सेकेंड वेव गुजरा वो डॉक्टरों के लिए कैसा रहा, मैं उनसे ये जानूंगा। खासकर एक चीज मैं इनके बारे में सुनी कि दो पेशेंट ऐसे थे जो कोमोडिटीज के पेशेंट थे, इवन एक तो पैरालाइज थे, और उन्होंने भी ठीक करके इन्होंने भेजा है। तो सर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सिल्वर लाइनिंग चैनल में, एंड वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच अजीत जी। मेरा प्रिविलेज है इतने स्टीम्ड पैनल के साथ जुड़ने का। सिल्वर लाइनिंग आज के डेट में जो काम कर रहा है, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है ये लोग, इट इज रियली अनपैरेलल्ड। आज के डेट में जो हम लोगों को इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएटेड है, वहां पर सिल्वर लाइनिंग इज ब्रिंगिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गुड पीपल अराउंड, from the important people around, and I'm really thankful to the organization. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और आप डॉक्टर्स ने जो कोरोना से जंग जीतने में एक सेना की तरह लड़ा है सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सो मच। सेकेंड वेव के बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये बहुत ही बिल्कुल अचानक से आया, अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग कहीं ना कहीं एक उम्मीद में तो थे, हम लोग को लग रहा था बाय स्टैटिस्टिक्स कि कभी भी कोई भी वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो वो उसके अलग अलग वेव्स आते हैं। फर्स्ट वेव उतना ज्यादा सीरियस नहीं था, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड वेव जब आएगा तो ये जरूर यंग एडल्ट्स को भी इन्वॉल्व करेगा, और ऐसा ही हुआ। इट इज अ सैड थिंग कि गवर्नमेंट का उस तरीके का सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं था, उतनी तैयारी नहीं थी। बट स्टिल जितनी भी तैयारी हो पाई, इंडिया सच में, इंडिया हैज फॉट। एंड आई रियली सैल्यूट डॉक्टर्स, आई रियली सैल्यूट फ्रंट लाइन वर्कर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ऑल्सो द पुलिस मैन, द सफाई कर्मचारीज, एंड ऑल पीपल इंक्लूडिंग यू, कि जिन लोगों ने ये पूरे लोगों को, सारे लोगों को एक साथ बांध करके रखा और सारे लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया। जी बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट अगेन सर। एक्चुअली मैं अभी दिल्ली में हूँ सर, और मेरे घर से भी लगातार कॉल्स आ रहे थे सेकेंड वेव के हाँ दौरान। हाँ पिकअप पे था ये कि अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, चीजें हाँ खराब, हाँ हाँ हालात तो खराब थे, पर एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा था। तो मैंने सोचा हाँ कि हाँ। कुछ भी अपनी तरफ से अगर योगदान मैं कर सकूं, तो मैंने फिर ये स्टार्टअप शुरू किया, और ये सिल्वर लाइनिंग आपके पास पहुंचा सर। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनल थिंकिंग होती है वो सबसे बेस्ट थिंकिंग होती है। जो अंदर की आवाज आती है, आपने उसे सुना। और मैं सच बता रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, ये अभी नया है, लेकिन कुछ सालों के बाद देखिएगा ये बहुत ही ग्रो करेगा। बिकॉज ये चीज ही चाहिए सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए, सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए। हम लोग सिर्फ टीआरपी स्कोरिंग और टीआरपी रेटिंग करके हम लोग ये सब नहीं कर सकते। वी नीड ओरिजिनल थिंकर्स, वी नीड पीपल लाइक यू। थैंक यू। सर ये पहले मैं सीधे अब आता हूँ मुद्दे पर कि जो थर्ड वेव की जो लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और जी कहा जी जी। जा रहा है कि इस पे बच्चों में ज्यादा खतरा आएगा इसके लिए, हाँ हाँ। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शक। देखिए, ऐसा ऐसा ये है कि जब भी कोरोना जब स्टार्ट हुआ, और इधर ईस्टर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ राइट फ्रॉम चाइना, और उसके बाद फिर हम लोग के देश में भी आया। एंड वहाँ जब यूरोप में और अमेरिका में जब असर किया, तो यूरोप हम लोगों से आगे चल रहा था हमेशा टाइमलाइन में। तो सबसे पहले वहां पे जब हम, वहां पे जो फर्स्ट वेव आया, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेव आया था। और जब यहाँ फर्स्ट वेव चल रहा था, वहां पे सेकंड वेव चल रहा था। सो अब वर्ल्ड के कुछ कुछ हिस्सों में जब थर्ड वेव देखा गया है, जहाँ पे बच्चों को अफेक्ट किया गया है, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब थर्ड वेव आएगा इंडिया में, तो यहाँ पे हो सकते हैं कि बच्चे अफेक्ट हों। लेकिन अभी कल ही मैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर का एक वीडियो बुलेटिन देख रहा था। उसमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि
बच्चों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सही प्रोसेस में, वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है एम्स दिल्ली में, और हमको लग रहा है कि अगर सबको वैक्सीन पड़ जाएगा बच्चों को, तो बहुत ही कम मोर्टेलिटी होगी, बहुत ही कम ये वेव धीरे धीरे करके ये शायद हम लोग इस वेव को अवॉइड कर सके। थर्ड वेव आने की पूरी आशंका तो है, बिकॉज वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में थर्ड वेव आया है। श्रीलंका में थर्ड वेव अभी फिलहाल चल रहा है। सो वी थिंक कि हो सकता है कि थर्ड वेव आए, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। हो सकता है कि उसका प्रेजेंटेशन अलग हो बीमारी का, हो सकता है बिल्कुल बच्चों में एकदम अलग तरीके से असर करे। जैसे अभी भी अगर बच्चों को कोविड होता है तो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम होता है उन लोगों को। तो ये चीज हो सकता है, थर्ड वेव आ सकता है। ये तो तैयारी करेगी सरकार या जो भी इसके जुड़े जुड़े हुए लोग हैं। एक आम आदमी इसके लिए कैसे खुद को तैयार कर सकता है सर? एक आम आदमी सबसे पहले तो जो बेसिक्स है कोविड को क्योंकि सिंपल हॉस्पिटल से और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड से लड़ा नहीं जा सकता है। अगर मैं सच बताऊं, मैंने जो सेकेंड वेव का जो नजारा देखा है, जो लोग खुद से सजग रहे, जो लोग खुद से अ, ये रहे कि अटेंटिव रहे कि नहीं हमको खुद का बचाव करना है, हमको अपने फैमिली को बचाना है, जो राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, जी जी। जो लोग बेसिक्स को फॉलो किए, वो लोग इस वेव में बचे रहे। जिन लोगों के पास सब कुछ था, जिन लोगों के पास सारा का सारा सुविधा था, पैसे थे, हॉस्पिटल जा सकते थे, वो लोग भी अगर खुद को नहीं बचा पाए, अगर इन्फेक्ट हुए हैं और कोमॉर्बिडिटीज है, तो दे हैव गॉट अफेक्टेड। बिकॉज इस वायरस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी तक नहीं है। हम लोग वी आर स्टिल इन द ट्रायल बेसिस ओनली। सो बेसिक्स जो मैं बोलूंगा ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो कोरोना को समझें कि नाक के नीचे मास्क नहीं लगाएं, नाक के ऊपर हमेशा मास्क लगाएं, क्योंकि ये वायरस नाक से और मुंह से ही जाता है। ये बेसिक्स को समझा जाए। जो जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि हैंड वॉशिंग एंड ये सब चीजों बच्चों में इनकलकेट कीजिए। वैक्सीन का प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। कोमॉर्बिडिटीज को कम रखिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सारे को अभी से कंट्रोल करके रखिए। तो मुझे लगता है कि जब कोविड आएगा तो उस समय फिर वील हैव सम मेथड, कहीं ना कहीं डिवाइन एक्शन भी होगा एंड विल बी एबल टू फाइट इट। मतलब जो अभी डायबिटीज और थायराइड के पेशेंट हैं, उन्हें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। जरूर, डायबिटीज के, थायराइड के, जो लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिकॉज अभी ये लॉकडाउन की वजह से लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दे नो, कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं कि दे आर ओनली ईटिंग जंक फूड, दे आर ओनली सिटिंग एट इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप एंड दे आर वर्किंग। तो वहां पर दे हैव टू मेक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये एक चीज जो मैं कहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इसमें कारगर होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी हुई है और जब वेव आएगा तब खुद को आप सजग रखेंगे, तो आप बच सकते हैं। अगर आप इन्फेक्शन से बच सके तो बचिएगा, बिकॉज अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर ये सब कुछ वायरस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी पे आपके कैसे असर करेगा। अर्ली सिम्टम्स को पहचानने होंगे उस समय, और डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में भी अगर हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, तो उस केस में हम लोग काफी मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर सकेंगे। अच्छा, ये जो अलग अलग म्यूटेंट आ रहे हैं सर, हाँ, और इंडिया में कई स्टेट है और मैं सुन रहा हूँ कि बहुत तरह के स्टेट से बहुत तरह के म्यूटेंट्स आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। दर्शकों को सूचित कर सकें। देखिए, म्यूटेंट्स तो अलग अलग आ रहे हैं। जब पहली बार हम लोग को म्यूटेशन के बारे में पता चला था कोरोना में, वो ये पता चला था कि दिल्ली में ज्यादा मोर्टेलिटी है, मुंबई में ज्यादा मोर्टेलिटी है। तो वहां पर दूसरे किस्म का एक स्ट्रेन आया है कोरोना का। उस समय ये स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस बहुत ही न्यू चीज था। उसी समय नेचर, जो एक बहुत ही प्रख्यात जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है साइंटिफिक, उसने कोरोना वायरस में कैसे कैसे म्यूटेशंस हो रहे हैं और अलग अलग रेस के लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उस पर एक वीडियो जारी किया था, और उसका एक आर्टिकल भी आया था। उसमें हम लोगों को मोटा मोटी हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि हर वायरस म्यूटेट करता है। वायरस बेसिकली एक जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है अपने आप में। वो समय टू समय अपने आप को वो चेंज करते जाता है। म्यूटेशन उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक अपना नेचर है। कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं कि बहुत ही घातक हो जाते हैं, जो कि फिर अगर डिवाइड करने लगेंगे तो फिर वो एक सेकेंड वेव में तब्दील हो जाता है। लेकिन म्यूटेशन हमेशा हो रहे होते हैं, अभी भी म्यूटेशन है। इसी चीज को लेकर के हम लोग थर्ड वेव को सोचते हैं। अच्छा, अलग अलग स्टेट में कैसे है, बिकॉज अलग अलग स्टेट का
अपना अपना ये लोगों का अपना वहाँ पे ये है कि आयात और निर्यात लोग का अलग अलग है। वहाँ पर कुछ स्टेट्स है जहाँ पे शिपिंग ज्यादा होती है, जहाँ पे एयरपोर्ट से फॉरेन ट्रैवलर्स ज्यादा आते हैं, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज से न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस आने का ज्यादा चांसेस होता है। सो क्लाइमेट अलग है, ये सब चीजें वायरस पे असर करती हैं। सो इस वे में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रेन ऑफ वायरस हमें मिलते हैं कई बार। फिलहाल फिलहाल जो देखा जा रहा है, अगर थर्ड वेव से बचना है हमें, तो एकमात्र वैक्सीनेशन ही मुझे उपाय दिख रहा है। या बाकी न्यूज को अगर मैं देखूं तो उससे मुझे यही पता चल रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड वेव की तैयारी है। देखिए वैक्सीनेशन देखिए वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। ये हम लोग को इतिहास में भी हम लोग पढ़े हैं कि जब जब भी महामारी आई है, या तो वो पूरे के पूरे गांव शहर को साफ कर गई है, या फिर अगर हम लोग ठीक से प्रिपेयर्ड रहे हैं, साफ सफाई रखे हैं और वैक्सीनेशन पे काम किए हैं। अगर वैक्सीनेशन की हिस्ट्री भी आप देखिएगा तो सबसे पहले वैक्सीनेशन को इसी तरीके से यूज किया जाता था कि अगर किसी को माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हुआ है तो फिर उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीनेशन इज अ वेरी बेसिक थिंग। वैक्सीनेशन से भी ऊपर हट करके अब हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोगों को वैक्सीनेट करके हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। ये तभी हो पाएगा। और कोरोना के स्ट्रेन्स में चेंज हम लोग जितना कम कर सकेंगे, दैट इज ओनली वाया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का अपना भी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ मतलब बचने के लिए नहीं, एक कम्युनिटी लेवल पे भी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग राइट नाउ। वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़े से भ्रम में फंसे हुए हैं। तो कुछ जरूर। कहीं से मेरे हाँ। को सूचना मिल रही थी कि कुछ लड़कियों ने यह शिकायत की है कि उन्हें बताया जा रहा है कि इससे बांझपन की समस्या हो सकती है। जी जी। तो इन चीजों ऐसा ये सब बिल्कुल मिथ है। ये सब बिल्कुल मिथ है, बिकॉज ऐसा साइंटिफिक भी नहीं है और ऐसा देखा भी नहीं गया है। दो चीजें होती हैं, कभी भी कोई भी चीज बोलने के पहले उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ऐसा कितने दफा हुआ है या कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है, ठीक है। बल्कि इसका एक आया था कि कोरोना वैक्सीन के वजह से, ये मैंने भी पढ़ा था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से वो एंटीबॉडीज बनेंगी जो डायरेक्टली ओवेरियन सेल्स पे अटैक करेंगी। लेकिन ऐसा अगर होता, इस पे मैंने बहुत ही काउंटर आर्टिकल भी पढ़ा था, और मैं ये बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि आप हर महिला को ये सोचना चाहिए कि कभी ना, आपके एंटीबॉडीज की बात हो रही है, तो अगर आपको कभी ना कभी कोरोना हुआ है तो आपके बॉडी में भी एंटीबॉडीज बने होंगे। अगर यानी कि अगर ये सत्य होता कि जिसको वैक्सीन मिल करके अगर उसके एंटीबॉडीज बनेंगे और एंटीबॉडीज आपके ओवरी को या आपके बांझपन में आप बांझपन क्रिएट करेंगे, तो ये तो हर कोविड से निकली हुई हर महिला के अंदर एंटीबॉडीज बने हुए हैं। ये तो हर कोविड से पीड़ित महिला जब वो ठीक हो गई है तो उसको इनफर्टाइल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रूथ। दैट क्लियरली मीन्स कि वैक्सीनेशन का और फर्टिलिटी का कोई लेना देना नहीं है आज के डेट में। हो सकता है कल को वैक्सीन में कोई इस तरीके के चेंजेस हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमें देख के मिलेगा। अभी ये सारे मिथ में नहीं जाना चाहिए, और इन मिथ्स को फैलाना भी अपने आप में एक अपराध ही होगा, क्योंकि हम लोग का देश एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पे वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। उस पर कुछ भी टिप्पणी अगर की जाए तो बहुत ही सोच समझ के की जाए, और लोग उसको मानने से पहले साइंटिफिक अप्रोच रखें और अपने देश के साइंटिस्ट पे आप भरोसा करें। ये बहुत जरूरी है। जब टीके की बात हो ही रही है सर, तो एक और भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कोई कह रहा है कोवैक्सीन ठीक है, कोई कह रहा है कि कोविशील्ड ठीक है, कोई कह रहा है कि मैं फाइजर का वेट कर हाँ। रहा हूँ, कोई स्पुतनिक का इंतजार कर रहा है। तो इसके बारे में हाँ, ये सारी बातें हो रही थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया, और उसने क्लियर कट बताया कि 90 to 94% एफिकेसी दोनों वैक्सीन का है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो आप इस दोनों में से ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, आपको जो भी अवेलेबल है एज सुन एज पॉसिबल आप ये वैक्सीन लें, बिकॉज एट द एंड एंटीबॉडीज तो कोविड की ही बनेंगी। कोरोना वायरस के का ही एक एंटीबॉडी का रूप आप में आपके बॉडी में बनेगा। तो वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो ए माध्यम से हो सकता है, बी माध्यम से हो सकता है। एट द एंड आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बननी चाहिए, और ये दोनों वैक्सीन के वाया एंटीबॉडीज बनी है। दोनों वैक्सीन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, दोनों वैक्सीन का नाम अलग है, लेकिन दोनों वैक्सीन का काम करने का लहजा लगभग एक है।
इसलिए जो वैक्सीन आपको मिले आपको वो लेना चाहिए। वैक्सीन के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग को फीवर आता है तो उसमें बहुत डरना नहीं है। फीवर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वैक्सीन के बाद। और अगर आपको ज्यादा फीवर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल 500 या 650 आप ऑन द बेसिस ऑफ योर वेट आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। आपको नहीं लेना चाहिए कोई भी दर्द का या बुखार का दवा। थोड़ा बहुत बुखार 100 तक चलेगा, 100 के ऊपर अगर जा रहा है, ज्यादा ट्रबलसम है, तो फिर आप एक टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुखार को सहना भी है। अगर सीने में दर्द हो रहा है या गैस की दिक्कत हो रही है तो ये हो सकता है कि इनिशियल सिम्टम्स ऑफ एंजाइना या फिर हार्ट ब्लॉकेड इंड्यूस्ड एमआई हो। तो ये चीज के लिए, एमआई का मतलब माइकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, कुछ लोगों में देखा गया है। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। अदरवाइज 99% ये वैक्सीन 99% दे आर सेफ। आई विल से रिलेटिवली दे आर 100% सेफ। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं और यहाँ पे पूछना चाहूंगा सर कि अगर मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया है तो उसे कितने दिनों के बाद टीका लेना चाहिए? इसमें भी MOHFW का गाइडलाइन आया है कि जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं वो लोगों को 3 महीने के बाद दे शुड टेक देयर फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीनेशन। इफ दे हैव टेकन 1 शॉट ऑफ वैक्सीनेशन ऑलरेडी एंड इफ दे बिकम पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव होने के बाद जो सेकंड शॉट लेंगे वो 3 महीने बाद लेंगे। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनते हैं। और ऐसा देखा गया है कि नेगेटिव होने के 1 महीने बाद से लेके 2 महीने बाद तक आपका एंटीबॉडीज पीक पे रहता है, और 2 महीने के बाद थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है। तो 3 महीने का एक रखा गया है कि 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लें, क्योंकि 3 महीने के बाद आपका एंटीबॉडीज जो नेचुरल बना हुआ था वो थोड़ा कम होगा। तो जो आप शॉर्ट ऑफ वैक्सीन लीजिएगा वो आपके एंटीबॉडीज को और बूस्ट अप कर देगा। सारी भ्रांतियों तो की देयर हम इज क्लियर कट गाइडलाइन फॉर दैट। सारी भ्रांतियों के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो एक भ्रांति और भी है कि जिसको कोविड हो रखा है उसे ब्लैक फंगस भी होगा। मैंने कुछ लोगों से अभी राय ली, बात कर रहा था इसके बारे में, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि ये कैसा मतलब लॉजिक नहीं, ब्लैक, है। जी देखिए ब्लैक फंगस को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये एक तरीका का फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक इसलिए बिकॉज बॉडी में ब्लैक ब्लैक तरीके के स्पॉट्स या फिर ब्लैक उसका मैनिफेस्टेशन है ब्लैक जैसा। जी ठीक है। ब्लैक इसलिए है बिकॉज वो बॉडी में नेक्रोसिस करता है, सेल का डेथ करा देता है, सेल को मार देता है, इसलिए उसका ब्लैक तरीके का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले म्यूकर माइकोसिस इसी का नाम है, और म्यूकर नाम है फंगस का। ये जो फंगल इन्फेक्शन करता है उसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, जिसको कॉमन भाषा में ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस किनको हो सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस ओरिजिनली उन लोगों को होता था जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती थी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कम है जिनकी इम्यूनिटी, उन लोगों में होता था। किन में होता था उन दिनों जब कोविड नहीं था? उन लोगों में होता था जैसे जिन लोगों को कैंसर की दवाई चल रही है या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन लोग को होता था, या फिर जिनको HIV का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, या फिर किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है जिसमें उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो लोग बहुत लंबे समय तक ICU में रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत गिर चुकी है, या फिर जो लोग खाना पीना खा रहे हैं ठीक से नहीं खाते हैं, कैकेक्सिक हो चुके हैं, पतले दुबले हो चुके हैं, उनमें होता था। उनमें भी ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि जहां देखा किसी को कि कमजोरी हो गई, वीकनेस आ गया, उन लोगों को ये चीज हो जाता था। कोविड में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोविड भी डायरेक्टली आप लोग की इम्यूनिटी को डैमेज करता है, और कोविड का जो ट्रीटमेंट अभी है वो ओवरऑल इम्यूनिटी को लो करना है। इसलिए जो लोग का कोविड, जिसको माइल्ड कोविड हुआ है उसको तो ब्लैक फंगस की चिंता ही नहीं करनी है। जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है उन लोग को अगर बहुत लंबे समय का स्टेरॉइड चला है, लंबे समय से मेरा अर्थ है 3 महीने से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, अगर उन लोगों को उसके साथ साथ और भी दवाई दी गई हैं, अगर ICU एडमिशन हुआ है, अगर मॉइस्ट ऑक्सीजन लंबे समय तक रहे हैं, तो भी वो लोग रिस्क पे है। अगर उसका कुछ शुरुआती गाइडलाइन से, अगर उन लोगों को डायबिटीज ज्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो दे आर एट रिस्क। ऐसा नहीं कि सबको होगा ही, सबको नहीं होता है। जिन लोगों को होगा वो अगर तुरंत हम लोग पकड़ करके उसको, हम लोग अगर उसको देख लें कि नहीं, ये डायग्नोज कर ले कि नहीं ये ब्लैक फंगस इनको डेवलप कर रहा है, तो हम लोग उसके आगे उसका सर्जिकल मेथड से, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सर्जिकल मेथड है। जहां पर फंगस उग रहा है, जैसे एक समझिए एक सेब है, सेब के ऊपर फंगस उगा, तो हम लोग ऊपर से सेब का वो सतह को हटा देते हैं, यहाँ पे फंगस उग रहा था, और सेब की सफाई कर देते हैं। सिमिलर केस हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग्स में भी।
तो बस आपके ब्रेन तक डेवलप नहीं कर जाए, ब्रेन में अगर चल जाता है तो डेथ कर देता है। तो वो बहुत आगे की स्थिति है। अगर जिसको हल्का फुल्का कोविड हुआ है, जिसको हल्की फुल्की दवाई चली है, जिन लोगों को हल्का 2 हफ्ता का या एक हफ्ता का स्टेरॉइड चला है, उन लोगों को कोई डरने की बात नहीं है कि उनको ब्लैक फंगस होगा। ब्लैक फंगस उनके लिए नहीं है दुनिया में। जी जी ठीक सर। है। अच्छा, क्या ये कोविड की तरह संक्रामक रोग है सर? बिल्कुल संक्रामक रोग है, क्योंकि ये भी पैथोजन से ही होता है। कोविड तो वायरस के माध्यम से होता है, ये फंगस के माध्यम से होता है। तो वही बात है कि जैसे कोविड किसी को भी हो सकता है, एक ऑलरेडी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। वो अलग बात है कि अलग अलग लोगों में कोविड अलग अलग मैनिफेस्ट करेगा। कुछ लोगों में एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, कुछ लोगों में सीवियरली सिम्टोमेटिक हो सकता है, कुछ लोगों का लंग भी डैमेज कर सकता है। इतना वेरिएशन है कोविड में। इसमें यही अंतर है कि इसमें वेरिएशन नहीं है, इसका बहुत क्लियर कट साइन है। और ये सबको नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये फैल सकता है, लेकिन सबको नहीं फैलेगा, ये बात है। क्या ये जैसे अगर कोई मरीज है ब्लैक फंगस का, और मैं उससे मिलने गया हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँ तो मुझे ब्लैक फंगस कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको छू के भी आ जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करेगा। जी, इट इज एज सच। यानी एक बार फिर से आपकी बात इम्यून सिस्टम पे ही आके रुक रही है। बिल्कुल। इम्यूनिटी तो हम लोग के बॉडी का बेसिक्स है। हम लोग जब सेकेंड ईयर एमबीबीएस में थे या इवन फर्स्ट ईयर में थे तो फिजियोलॉजी पढ़े थे, और सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो इम्यूनिटी था। इम्यूनिटी एक शब्द बस कहने को लगता है, लेकिन उसका बहुत ही वेरिड, बहुत ही वृहद रूप है हम लोग के शरीर में। हम लोग के बॉडी में हम लोग का स्किन भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नाक का एपिथेलियम, आंख का जो सतह है, बाल, ये सब सब कुछ इम्यूनिटी के अंदर आता है। उसी तरीके से अंदर का लंग्स, किडनी, सब कुछ इम्यूनिटी के माध्यम से ही चलता है। इम्यूनिटी तो बहुत बेसिक चीज है। इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो फिर हम लोग बहुत कुछ पे लड़ पाएंगे। जब इम्यूनिटी खराब हो जाती है, देश की आर्मी खराब हो जाएगी तो देश नहीं टिकेगा। वैसे ही हम लोग के शरीर की आर्मी खराब हो जाएगी तो शरीर में दुनिया भर के इन्फेक्शन आ जाएंगे। वही बात है यहाँ पे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका अपना दैनिक दिनचर्या सही करना है, इम्यून सिस्टम पे काम करना है, और कोई भी वैक्सीन जरूर। मिले पहले आप वैक्सीन लगवाएं। आप वैक्सीन जरूर लगवा लें। अगर आप वैक्सीन लगाने के पहले कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे शुगर आपका बढ़ा है या कुछ भी बीपी आपका कंट्रोल नहीं है, आप ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट हैं या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, वैक्सीन तो सबको लगाना है। कुछ लोगों में क्या है कि जैसे जिसको जिनको पहले से एक बार हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका है, उन लोग डरते हैं कि मैं दोबारा लगा लूंगा तो क्या मुझे हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं आएगा। कंट्रोल्ड रूप में वहां भी लगाना है, गाइडलाइन यही है। और कॉमन सेंस भी यही है कि आप लोग जिन लोग का ऑलरेडी स्ट्रोक या कार्डियक के पेशेंट हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है ड्यू टू वेरियस रीजंस, उन लोगों को तो पहले वैक्सीन लगाना है, बिकॉज आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार रहने चाहिए। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया तो कल को आपको बहुत सारी दवाएं मैं नहीं भी दे पाऊंगा। बहुत सारे किडनी पेशेंट्स में बहुत दवाएं नहीं चल पाएंगी। बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट्स में हम लोग एंटी कोगुलेंट नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे रहेंगे डेवलप करने के डैमेज। उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को वैक्सीन देना है। एक नटशेल में बोला जाए तो वैक्सीन सबको लेना है। ऐसा कभी नहीं है कि वैक्सीन नहीं लेना है, वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने के बाद अगर दिक्कत है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें। हमसे तो जो भी पूछता है तो हम उसको बिल्कुल हम बताते हैं कि ये चीज आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत बताएं। जस्ट गिव मी एन इमीडिएट कॉल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इमरजेंसी हो सकता है कभी, दैट इज वेरी रेयर बट इट कैन हैपन। बट वैक्सीन सबको लेना है। अगर कोई वैक्सीन नहीं लेता है फिर वो देश के प्रति गलत काम कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग वैक्सीन आप सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं है। वैक्सीनेशन का एक कम्युनिटी रोल ये भी है कि एक हर्ड इम्यूनिटी लोगों को डेवलप कर दी जाए। जी जी। देखिए, सबको कोविड अगर होगा, ये तो सेकेंड वेव में इतना वायरुलेंट था तो बहुत लोगों को कोविड हुआ। आप भी देखे होंगे कि आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसको कोविड नहीं हुआ। जी लेकिन द थिंग इज कि इतना वायरुलेंट वायरस का क्यों वेट किया जाए, क्योंकि अगर कोविड हुआ है तो उतना डेथ भी हुआ है। हम लोग क्यों ना सबको एंटीबॉडीज डेवलप करा दे। एंड ओनली वन मेथड इज वैक्सीनेशन। जैसे हम लोग पोलियो से कैसे लड़ पाए, हम लोग चिकन पॉक्स से कैसे लड़ पाए, स्मॉल पॉक्स से को कैसे इरेडिकेट कर दिए, हम लोग आज के डेट में भी मीजल, मम्स, रुबेला, टीबी का वैक्सीन लेते हैं, बीसीजी वैक्सीन। जो बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन नहीं पड़ेगा, वो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको बहुत ही मैसिव ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि टीबी हम लोग के कण कण में, एक एक धूल में भी टीबी का स्पोर है। तो वैक्सीनेशन का बहुत ही वृहद रोल है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है पूरा बना हुआ।
तो कोरोना के वैक्सीन कोई बहुत नई चीज नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, उसके लिए वी शुड बी वेरी हैप्पी और हम लोग को प्राउड होना चाहिए हम लोग के देश के साइंटिस्ट पे। तो उन लोगों ने एक वैक्सीन, एक नई बीमारी आई और उस बीमारी का वैक्सीन उन्होंने निकाल लिया। हम लोग वैक्सीन तो समझ जाइए कि वो तो जीवन दान है, आपको तो जरूर लेना है। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें। वैक्सीन तो सबको पड़ेगा, बच्चों को भी पड़ेगा, बड़ों को भी पड़ेगा। बड़ों को आज के डेट में भी न्यूमोकोकल वैक्सीन पड़ता है। तो एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि कम से कम अभी तक है वैक्सीन इसका। बहुत देयर आर मेनी बीमारी जिसका वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, वहीं देखिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, टेटनस का वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन है, लेकिन कुछ बीमारी जैसे HIV, हेपेटाइटिस सी का नहीं है। तो कोरोना का भी अगर आ गया है तो एटलीस्ट आज के डेट में तो ले ही लेना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आना चाहूंगा डॉक्टर एक अजय मिश्रा हैं जमशेदपुर से। हाँ जी जी उनके पेरेंट्स का आपने इलाज किया था और जहां तक मुझे पता है जी कि वो पैरालाइज्ड भी थे, BP शुगर के भी जी पेशेंट थे। तो जब आपके जी। पास वो पहली बार एडमिट होने के लिए आए, आपके साथ कंसल्ट में आए, तो आपका हाँ पहला रिएक्शन क्या था कि भाई इतनी ज्यादा, उम्र भी ज्यादा था, शायद 70+ उनकी उम्र है, और सेकेंड बिल्कुल वेव बिल्कुल। उतनी पीक पे थी, फिर भी वो बचकर घर से सुरक्षित आपकी वजह से हैं अभी। तो ये बताया थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए मैं, हाँ देखिए मैं, क्या है ना कि एक चीज जो है कि हम अपने प्रैक्टिस में भी एक डिक्टम फॉलो करते हैं कि हम हमेशा सामने वाले से बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन रहते हैं। जैसे एक इसको स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, अजय सर ने मुझे कॉल किया, और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। उनके कोई मित्र थे, उन्होंने मेरा नंबर दिया कि आप डॉक्टर विवेक से बात कीजिए, बिकॉज वो केसेस संभाल रहे हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए। जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो मैं ओवरऑल उनकी पूरी हिस्ट्री मैंने ली, और मुझे पता चला कि उनको स्ट्रोक भी है, उनकी मम्मी जी को क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है, CKD की पेशेंट है। और मुझे बस यही लगा कि अभी इनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। अभी अगर हम तुरंत कहेंगे कि इनको तुरंत के तुरंत आप एडमिट कर दीजिए, तो वो तो उनके पास थे भी नहीं, वो कहीं और रह रहे थे, उनको आना था, उनके और लोग जो थे वो लोग ख्याल रख रहे थे। तो हम बोले कि आप आ जाइए, सबसे पहले मुझे पेशेंट का स्टेटस बताइए, उनका ऑक्सीजन स्टेटस बताइए अभी क्या है, तब हम जज करेंगे कि वो किस स्टेज पे है, कितने दिन से वो बीमार है, और जो बेस्ट हो सकता था वो किए। उन दिनों हॉस्पिटल्स की बहुत ही क्राइसिस थी, उन दिनों ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे। इवन एक ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए अजय जी को पूरे पटना में घूम जाना पड़ा, तब जाकर के एक ऑक्सीमीटर 2 दिन के बाद मिला। देन वी गॉट टू नो कि इनका ऑक्सीजन इतना लो है, बिकॉज उससे पहले तो हम बेसिक मेडिसिन शुरू कर रहे थे। अच्छा, इसके आगे जब उन दिनों जब सेकेंड वेव चल रहा था ना, तो हम लोग कभी भी टेस्ट के लिए वेट नहीं कर रहे थे। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द टेस्ट। आज टेस्ट कराएंगे, 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा, 4 दिन के बाद तो मरीज बचेगा भी नहीं जो सीरियस है। तो हम लोग बिल्कुल पैंडेमिक की तरह हम लोग सोच रहे थे। पैंडेमिक का मतलब है कि हर कोई अफेक्ट होगा, जिसको बुखार आ गया, जिसको सर्दी आ गई, जिसको खांसी होने लगी, सबको पहले बेसिक मेडिसिन, जिंक, विटामिन सी, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, सबको शुरू किया जाए। विटामिन D3 वेरी इंपॉर्टेंट, सबको शुरू किया जाए, सबको दे दिया जाए। और हम लोग कितनी सारी जान बचा पाए। बहुत सारे माइल्ड केस को मॉडरेट में नहीं रोक किए, मॉडरेट को सीवियर में नहीं होने दिए। तो जब अजय जी मेरे पास आए, तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक दवाई शुरू की। उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग करते रहे, और लगभग दिन में 5 से 6 बार बात होती थी। मेरा भी कंसर्न रहता था कि इतने सीरियस पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, घर से ही हैंडल कर रहे हैं, तो जो बेस्ट हो सके वो करें। कहीं ना कहीं जहां बेस्ट डिसीजन मेकिंग था, वो हम मेरे जिम्मे था कि किस समय इनको ऑक्सीजन देना है, किस समय नहीं देना है, कब इनको फिर हम लोग हॉस्पिटल में कब शिफ्ट करें, हम ये बता के रखे थे। ऐसा कोई बहुत ज्यादा हीरोइक टास्क नहीं किए हैं कि हम बिल्कुल घर पे ही सब चीज हो सकता था। जरूरत पड़ती तो अस्पताल भी जाना पड़ता, लेकिन ऊपर वाले की कहीं ना कहीं असीम कृपा रही कि एक अच्छे नियत से, एक अच्छे इंटेंट से हम एफर्ट लिए, और पेशेंट का शरीर भी दवाई को बहुत सूट किया। ठीक है ना, दवा तो अपने जगह थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा हमको लगता है इसमें करोड़ों गुना थी। क्योंकि जब आपका ये जो वीडियो उनके साथ आया, तो उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया, तो हम उनको स्पेशल थैंक्स करने के लिए हम कॉल भी किए, और हम उनको बोले कि देखिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हो सकता है मेरा योगदान हो, हम एक माध्यम मात्र हैं, लेकिन ये जो जिंदगी मिली है ना, ऊपर वाले का जीवन दान है। इसको बहुत अच्छे से आप माता पिता की सेवा करें। ऐसे मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो हम बिल्कुल उसके हिस्ट्री से लेकर के
जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल फ्रॉम होम, आई ट्राई टू गिव दैट, एंड दैट इज अ प्रॉपर एडवाइस। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन में एक एडवाइस रहता है, अगर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर होम केयर की जरूरत है तो होम केयर, ये दवाई देनी है, कब देनी है। एंड आई टेक रेगुलर फॉलोअप्स, डेली फॉलोअप लेते हैं। मेरे सैकड़ों पेशेंट है जो कि हम इस कोरोना वेव में भी देखे, मोर देन 1000 कोविड पेशेंट्स देखे, और इससे पहले भी जितना हम एक साल में पूरा पेशेंट देखे थे उतना हम इस एक महीने में देखे हैं कोविड पेशेंट्स। तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा है, एंड माई पेशेंट्स वेरी क्लियरली नो कि हम खुद से भी कई बार रात को जब सोने जा रहे होते हैं तो उससे पहले एक बार हम ऊपर से नीचे सबको फॉलोअप के लिए हम एक बार डाल देते हैं कि हाउ आर यू नाउ, ऐसे करके हम लिखते हैं। एंड दे फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट डॉक्टर साहब ने पूछा। तो वो मुझे भी बहुत हेल्प करता है, मेरे ट्रीटमेंट का फीडबैक भी मुझे मिलता है, मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो कैसा चल रहा है। मैंने अजय मिश्रा जी से बात की, आपने जो वीडियो देखा उसके बाद भी हमने बात करी है, और उनकी जी बात से मुझे पता चला कि आप जैसे सिंसियर डॉक्टर को समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो लाइन में बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ कि डॉक्टर धरती पे भगवान के रूप होते हैं। तो आज पहली बार मैंने ये महसूस किया अजय मिश्रा जी के माध्यम से कि हाँ, सही बात कह रहे हैं वो। देखिए क्या होता है कि जब खुद पे पड़ता है, जब मेरी मम्मी का एक दिन तबीयत खराब हुआ था, उनका फीवर आ गया था उनको, और मैं कोई भी दवाई दे रहा था फीवर नहीं ठीक हो रहा था, तो और वो कोविड का पैंडेमिक वाला सेकंड वेव था, तो हाँ, मैं खुद बहुत डर गया था। सारे टीचर्स से, अपने सीनियर डॉक्टर से बात की, खुद डर गए थे हम। तो वही बात है कि जब एक डॉक्टर जब खुद मरीज बनता है तो फिर मरीज के पीड़ा को समझ जाता है। जी जी ठीक बिल्कुल। है, तो वो चीज डॉक्टर समय के टू समय वो मेच्योर करता है, वो मेच्योरिटी को होल्ड ऑन करना चाहिए। मरीज के शूज में रह करके समझना चाहिए कि वो किस तरीके से बीत रहा है, और ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी के अनुसार जो आप बेस्ट कर सके, कुछ नहीं तो दो अच्छे शब्द ही बोल सके। अगर आप प्रॉपर टेक्निकल गाइडेंस नहीं दे सकते हैं तो उनका थोड़ा हौसला अफजाई करें, थोड़ा अच्छा करें, कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रेयर कर दीजिए, कुछ भी भला कीजिए, गिव समथिंग टू द सोसाइटी, दैट शुड बी द मोटो। अगर इतना क्लियर इंटेंट रहेगा तो फिर सब अच्छा होना ही है। जी, आपने जो ऐसा किया है तो मैं तो मतलब बहुत सारे दर्शक ये चाहेंगे, अगर जय मिश्रा जी से हमारी बात हुई है वीडियो के अलावा भी, अगर वो हमारे दर्शक जानेंगे तो कई डॉक्टर कई आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे जो मरीज होंगे सो। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं चाहूंगा कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। अभी फिलहाल तो मेरा टेली कंसल्टेशन सर्विस ही चलता है। जी हाँ, और उसका मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा, अगर आप इफ पॉसिबल तो आप इसको शेयर कीजिएगा। जी तो जी। अ, अगर 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 किसी को जरूरत है इन पेशेंट देखने की तो आई एम अवेलेबल एट पीएमसीएच। अगर किसी को जरूरत है होम कंसल्टेशन लेने की, होम विजिट्स भी है, और टेलीमेडिसिन तो है ही, लोग जी, फोन पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे बात ही हो जाएगी तो लगभग लगभग 30 to 40% तो वो रिकवर कर सकता है। मैं आपके बारे में अभी अभी जान पाया वीडियो के थ्रू, लेकिन आपके जो इलाज करवाए हुए जितने भी मरीज हैं, मैंने अजय मिश्रा जी जी से जी लगभग लंबी बातचीत की थी फोन पे, और उन्होंने जो बताया आपके जी। बारे में मतलब फेनोमेनन था। आपने नहीं जो नहीं नहीं, वो उनकी विनम्रता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज हम जो सीखे हैं अपने माता पिता से भी, और दुनिया में भी हम देखे हैं कि यू शुड बी जेन्युइन। अगर आप जेन्युइन रहिएगा तो ऊपर वाला मदद करेगा, किसी के लिए अगर बुरा नहीं चाहिएगा तो ऊपर वाला करेगा ही मदद। तो बस वही है, और कुछ नहीं है। आप जैसे डॉक्टर्स हमारे समाज में आते रहेंगे, यही मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। और आपने जिस तरीके थैंक यू। से पूरे सेकेंड वेव को संभाला है, थर्ड वेव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए पूरी सिल्वर लाइनिंग की टीम से आपको और आप जैसे हजारों डॉक्टर्स को थैंक्स प्रेषित करती है। बहुत बहुत मेरा एक शुक्रिया। और विजन है, यस। मेरा एक और विजन है। उस विजन को देखते हुए हम लोग हमने पर्सनली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जब हम अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग में थे पटना मेडिकल कॉलेज में, जी तो जी। वहाँ पर मेरा अपने जूनियर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा रैपो था, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी जूनियर्स के साथ। और वो लोग आया करते थे हॉस्पिटल में हम लोग से सीखने के लिए, तो हम उन लोगों को बुला लिया करते थे, अपने जो सीनियर थे, बॉस थे, उन लोगों को बोल करके कि बॉस ये लोग आ जाएगा और ये लोग हम लोग को हेल्प भी करेगा, साथ साथ में सीखेगा भी। तो वैसे वैसे करके क्राउड बढ़ता गया। शुरू में 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए,
फिर 10 लोग आना चाहे। तो उसके बाद हम क्या किए कि जब मेरी ट्रेनिंग ओवर हो गई, उसके बाद आई स्टार्टेड विद अ व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर हम कभी भी फ्यूचर ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें डेली केसेस सेंड करते थे और वहां पर एक डिस्कशन होता था। उस ग्रुप को बढ़ा करके अब टेलीग्राम पे भी करना पड़ गया, बिकॉज इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन करने लगे। उस ग्रुप का नाम है क्लिनिकल शॉर्ट्स। और उस ग्रुप को वो एक मेरा विजन था क्रिएट करना, लेकिन हम अगर ऐसे क्रिएट हुआ है तो ये कहना बहुत छोटी बात होगी। ये सारे एक एक जो उसमें कंट्रीब्यूशन है उसमें, आपने शुरू में एक बात वो ग्रुप प्रोपेगेट कर रहा है मेरे। आपने जी शुरू में एक बात कही थी कि एक जेन्युइन थिंकिंग होनी चाहिए, एंड हाँ वही बिल्कुल आपने करके दिखाया है, जिसके कारण ही आज आप व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे मूव हुए। इसका मतलब कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहे। और सिर्फ यही नहीं, जो क्लिनिकल शॉर्ट्स ग्रुप था उसमें ऑक्सीजन से लेके एम्बुलेंस से लेके सारे इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे थे पैंडेमिक के टाइम में। हम लोग को पता भी नहीं चला, लेकिन मतलब हम 50 को देख पाते, 50 पेशेंट देख पाते, लेकिन हम 50 स्टूडेंट को ट्रेन करके वो लोग 5,000 पेशेंट्स को देखा। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन हुआ। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चला। मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी थे उन लोगों की फैमिली पे कोई आंच नहीं आने दिए। जो भी दिक्कत होती थी, किसी की दिक्कत होती थी, तुरंत ग्रुप में डालते थे, हम लोग तुरंत अवेलेबल होते थे। और जो जो भी नया रिसर्च आ रहा था, जहां जहां भी कुछ कंफ्यूजन था ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को लेकर के, हम लोग डिस्कस करते थे, क्लियर करते थे। वहाँ सबसे सीनियर हम ही हैं, तो मेरे सब बच्चे ही हैं, सब जूनियर ही है, तो उन लोग को जितना भी पढ़ाने का था जिम्मा हम लेते थे। और ये चीज आगे भी प्रोपागेट होगा। कहने का मतलब एक ही है, सिल्वर लाइनिंग के माध्यम से हम एक ही चीज कहेंगे। आप डॉक्टर रहें, स्टूडेंट रहें, टीचर रहें, आप जहां पे भी हैं, आप अपना 100% दीजिए। और एक है, सबका मालिक एक है, उस ऊपर वाले को सोचते हुए कि उस ऊपर वाले ने आपको किसी कॉज के लिए भेजा है। ठीक है। सबको इतनी सहूलियत, सबको इतनी अच्छी, सबको इवन आंख की दृष्टि या फिर बोलने की कला सबको नहीं आती है जी ना, सबको सबको प्रिविलेज नहीं होता। जी अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका हाथ पैर स्ट्रांग है, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आप तो आपका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन बनता है। आप किसी भी पॉइंट पे रहें, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। और फिर तो वो ये सब तो बाई प्रोडक्ट है कि सिल्वर लाइनिंग आपको कॉल करेगा बात करने के लिए, ये तो बाई प्रोडक्ट है। नहीं सर, ये तो सिल्वर लाइनिंग का सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। रियल में मैं आपके प्रति थैंक यू सो मतलब मच। मेरे पास शब्द नहीं है आपके प्रति कुछ बोलने के लिए। मैं अपने आप नहीं को थैंक यू, ब्लैंक फील कर रहा हूँ जिस तरीके से थैंक आप। यू सो मच। तो एक बार फिर थैंक से यू मैं सो आप। मच। जी थैंक यू सो मच अजीत जी। और मेरी बेस्ट विशेष है आपको, पूर्ण आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा, हमारे और पूरे परिवार का आशीर्वाद है आपके साथ। बहुत आगे बढ़िएगा आप, और कीप डूइंग द राइट जॉब, कीप डूइंग इट। थैंक यू सर, एंड फिर से एक बार धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू।